आज का जो वीडियो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है, तो प्लीज़ ढंग से इसको सुनिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका बेस होगा उतने ही अच्छे आपके परिणाम और रिजल्ट निकलेंगे। फिर चाहे आप क्लास का एग्जाम दे रहे हो, या नीट का एग्जाम दे रहे हो, या जेई का एग्जाम दे रहे हो, या जो भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर ये चैप्टर आपको यूज़ होने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स। और एक और चीज़, ये फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये, है ना। ठीक है, जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होती है इस चैप्टर में, उसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे हो जाते हैं। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, मतलब हीट के बारे में पढ़ने के विज्ञान को, के साइंस को, हीट के बारे में पढ़ना, हीट कैसे चेंज हो रही है, कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, बस इस चीज की स्टडी करने को ही थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम ये जो पार्टिकल्स, अब भाई मैं मान लो एक बीकर है, उसके अंदर वाटर को स्टडी कर रहा हूँ, उसे हीट दी जा रही है या वो ठंडा हो रहा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो उसके पार्टिकल्स की जो हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये सारी चीज़ों को ही पढ़ना है ना। तो ये तो थर्मोडायनेमिक हो गया। और ये जो जिस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम, ये क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके भाई पर्टिकुलरली कुछ वैल्यूज होंगी किसी इस टाइम पे, जब भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ इसके अंदर इसका प्रेशर होगा, ठीक है ना, तो बस, और कुछ इसका टेम्परेचर होगा पर्टिकुलर टाइम पे। नेक्स्ट, सराउंडिंग। तो इसके आसपास, मतलब इसके सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो, है ना, वो सिस्टम के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वही उसका सराउंडिंग कहलाता है। अच्छा, याद रखना, सिर्फ उसके आसपास का ही होता है वही, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर ये इंडिया के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो तुम बात करो, जैसे दिल्ली में हो रहा है, तुम बात करो जी हरियाणा इसका वो हो गया, सराउंडिंग हो गया, ऐसा नहीं है। बस के आसपास जो भी चीजें हैं सब कुछ वो इसका सराउंडिंग है, आसपास। चलो ठीक है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है भाई? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो क्वांटिटी है जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पढ़ने में मदद करती हैं, जो चेंज हो सकती हैं, कांस्टेंट भी रह सकती हैं। वो है इंपॉर्टेंटली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और भी कुछ है पर मेन तो यही है। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आराम से ध्यान से समझो। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट डिस्क्राइब द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनके बीच में अगर कोई मैथमेटिकल रिलेशन लिखा जाए, कोई इक्वेशन लिखी जाए, तो वो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। एक पर्टिकुलर स्टेट पे, मान लो भाई इस टाइम मेरा कोई सिस्टम है जिसमें पानी पड़ रहा हूं मैं, वाटर है, उसके अंदर बहुत तगड़ा बॉईल हो रहा है, तो उसका कोई टेम्परेचर होगा जो बहुत हाई होगा, प्रेशर होगा जो कि कम होगा, वॉल्यूम होगी जो एक्सपेंड हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है ना। चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या हो रहा है। तो उस कंडीशन के ऊपर जो एक रिलेशन निकल के आता है, अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि यही इक्वेशन ऑफ स्टेट है, नहीं, इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं। सॉरी, कोई भी रिलेशन जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन दिखाई दे, वही इक्वेशन ऑफ स्टेट है। वो डिपेंड करती है, हाँ, और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल का मतलब हीट, क्या है? हीट। जब बेटा दो सिस्टम, मान लीजिए मैं दो सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, एक ये बीकर है और एक ये बीकर है, या मान लीजिए ये मेरा एक चाय का कप है और एक चाय का कप है, इसके अंदर चाय है या कॉफी है, इन दोनों को अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और ये थर्मल, मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, बैलेंस्ड, क्या है? बैलेंस्ड। और थर्मल मतलब हीट बैलेंस्ड, क्या है? हीट बैलेंस। इसका मतलब है कि इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अब यार थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूंगा एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज होने का नहीं। ठीक है, चलो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है, समझा देता हूँ, एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको। चलिए जरा यहां समझाते हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए एक सिस्टम है ये, अब सिस्टम क्या है? मान लीजिए भाई एक कप है और इसमें मस्त पानी है, ठीक है ना। अब कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब मैंने क्या किया, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अब मैंने क्या किया जी, नीचे से इसमें
हीट दे दी, स्टोव जला दिया, ठीक है, फ्लेम दे दी। अब क्या होगा, हीट टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब जब हीट अंदर ट्रांसफर होगी तो ये मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड हो जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, दूर जाएंगे। और आपको पता है भाई सेकंड एनर्जी क्या होती है काइनेटिक के बाद, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि टोटली डिस्टेंस पर ही या हाइट पर ही डिपेंड करती है। तो बेटा देखो यहाँ पर हाइट भी बढ़ रही होगी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। तो इन दोनों जब पोटेंशियल, अब ये तो सिर्फ मैंने एक नॉर्मल बात बता दी। अब इंटरनल एनर्जी बोले ना, कोई बोले जी ये सिस्टम जो मैं पढ़ रहा हूँ इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी निकालूं, तो काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स की और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो वो मुझे इंटरनल एनर्जी मिलती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी बात पे सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, ठोको। चलो अगला चलो। अब पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी दोनों की चीज़ें मैंने तुमको बता दी, और ये भाई पूरी तरीके से डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स में, है ना, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जितना टेम्परेचर उतनी काइनेटिक एनर्जी। अब आइडियल गैस के बारे में एक केस जरा ध्यान से सुन लीजिए। आइडियल गैस के अंदर भैया कुछ तो डिफरेंट है, डिफरेंट चीज़ें हैं भैया, क्योंकि ये है सेम बट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस है और ये नॉर्मल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, ये बहुत स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहती, बहुत शांति साधु वाधु टाइप आदमी है ये। अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो ना के बराबर ही है, तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे ही रहते, मतलब है ही नहीं जी इनके बीच में जो है मतलब अट्रैक्शन है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है जी, ना के बराबर है। अब साइन कन्वेक्शन समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आगे जाके तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हीट अगर सिस्टम समझ रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें भी थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हो, आप हीट की स्टडी कर रहे हो, अब चाहे वो चाय का कप हो, चाहे केतली हो, चाहे भिगोना हो, या आपका कोई एक्सपेरिमेंटल जो भी सिस्टम हो, अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, वो हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, तो ये पॉजिटिव बात है, ठीक है। लेकिन अगर हीट गिवन बाय सिस्टम, मतलब लेकिन अगर उस सिस्टम को हीट देनी पड़ जाए, मतलब मान लीजिए मेरा चाय का कप रखा है जी एकदम गर्मा गर्म, मैंने कुछ देर पी नहीं तो क्या होगा, इसकी हीट एनवायरनमेंट में चली जाएगी, तो इसको बोलेंगे जी नेगेटिव, जल्दी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अच्छा, कोल्ड ड्रिंक रखूंगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्या करेगी, उल्टा टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेगी और गर्म हो जाएगी। अगर वर्क डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम कोई कार्य करे तो पॉजिटिव, और सिस्टम पर काम करना पड़ जाए तो नेगेटिव, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, भूल जाते हैं। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ता है, और ये एक पॉजिटिव चेंज है। और इंटरनल एनर्जी का बढ़ना तो भाई काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना ही है, और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना टेम्परेचर का बढ़ना ही है। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव चेंज है और टेम्परेचर का डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो अगला देखिए, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम का क्या मतलब है, डायग्रामेंटल जो है रिप्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो उसी को बोलते हैं भाई इंडिकेटर डायग्राम। से हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, वर्क डन के बारे में देख सकते हैं, और यहाँ गैसेस को हम लेकर चल रहे हैं, और गैसेस के बारे में प्रेशर और वॉल्यूम, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कार्य करती हैं। क्या करती हैं? विपरीत कार्य करती हैं। याद रखना, दोबारा समझा देता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अब ये बात जरा समझा दें, याद रखना। मान लो बेटा ये एक पिस्टन है, पिस्टन का मतलब होता है जो दबाए और किसी को पिचका डाले। अब ये पिस्टन है, अब यहाँ पर भाई गैस है, समझ लो गैस के मॉलिक्यूल हैं, और ऊपर से क्या आ रहा है, प्रेशर। जैसे ही प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम है ना पूरा, ये वॉल्यूम है, तो घटेगा कि बढ़ेगा, वॉल्यूम घट जाएगा, और ये कंप्रेस हो जाएगी, गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस होगी। तो याद रखना, प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज,
और वॉल्यूम कम होगी तो गैस दबती चली जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, सिलेंडर वगैरह में ऐसी भरी जाती है, लिक्विफाई करने का भी यही तरीका है। अब इसको मैं पिस्टन को उल्टा चला दूं, ऊपर की तरफ ले जाऊं, रिलीज कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, और ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्रेशन का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बात खत्म। तो ये रिलेशन समझना है अत्यंत जरूरी। ठीक है, तो जरा ये देखिए, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ मूव कर रहा है, सर्कल देखो, इसका मतलब प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है कंप्रेशन। ठीक है, अच्छा ये क्या करना पड़ रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा है ना। अगर मैं कोई कंप्रेशन कर रहा हूँ प्रेशर मार के, या प्रेशर हटा रहा हूँ, तो ये काम करना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो ये वर्क डन है। तो इस ग्राफ से हमें वर्क डन मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मतलब जब एक्सपेंड हो रही है गैस, जब एक्सपेंड हो रही है, कब हो रही है, जब प्रेशर रिलीज हो रहा है, जब प्रेशर हटा रहे हो, कम कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो वर्क डन हो रहा है, मैंने बताया ना ग्राफ क्या देता है तुम्हें, वर्क डन देता है। तो उसका ये फॉर्मूला है, वर्क डन इंटीग्रेशन वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 की तरफ जाओगे, कम वॉल्यूम से अधिक की तरफ जाओगे, प्रेशर इंटू डीवी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इसको याद कर लो। इसे ड्राइव करने का मैंने दिखा रखा है कि स्मॉल वर्क डन होता है फोर्स इज टू डिस्प्लेसमेंट, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का जो फॉर्मूला बना वो बना प्रेशर इंटू एरिया। तो आप इससे ड्राइव कर सकते हो। खैर हमको उसको डायरेक्ट ही याद कर लेना चाहिए, और यह है वर्क डन निकालने का तरीका। अच्छा, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इसको भी समझ लो बेटा। नॉन साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि एक ऐसा काम जो हो गया है अब रिवर्स नहीं आ सकता, वो अब दोबारा से वैसा वापस नहीं होगा, वो होता है बेटा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पानी को गर्म किया, आप सुबह नहाने के लिए गए और आपने अपनी बकेट में रॉड लगाई और पानी को गर्म करने के लिए रख दिया, वो थोड़ी देर में हीट होके गर्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप रॉड बंद कर दें और फिर नहाए ना, 1 घंटा 2 घंटा रुक जाए, तो फिर पानी का क्या होगा, वो दोबारा से ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या हुआ, रिवर्स हो गया ना। तो ये प्रोसेस क्या है, साइक्लिक, जिसके अंदर जिस स्टेज पे आप गए वो दोबारा से रिवर्स होकर सेम कंडीशन पे आ सकता है। लेकिन एक नॉन साइक्लिक कंडीशन क्या है कि एक बार तुमने भाई दूध और चाय पत्ती मिला के चाय बना दी, छोड़ दो, या दोबारा से दूध और चाय पत्ती अलग हो जाएगी क्या, नहीं हो सकता ना। खैर ये का बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल मैंने दिया, पर फिर भी ये चीज़ आपको याद रहेगी कि साइक्लिक का मतलब है जो कि घूमकर दोबारा उस कंडीशन में वापस जा सकता है ना, अपने आप या किसी मदद से। और नॉन साइक्लिक का मतलब जो वापस अब चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो उसका भी फॉर्मूला यही है। और याद रखना बेटा, नॉन साइक्लिक जो प्रोसेस है उसका जो कर्व है वो हमें क्या देता है, जो एरिया अंडर कर्व क्या देता है, वर्क डन ही देता है। अच्छा, अब साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ देखो जरा। अब साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तुमने चेंज किया प्रेशर और वॉल्यूम को ग्राफ दिखा रखा है, चेंज किया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घटी, और वो दोबारा से क्या होगा, प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ये साइक्लिक है। तो एक्सपेंशन भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ हो गया। क्या हो गया बेटा, साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ हो गया। चलो याद रखना बेटा, इसमें वर्क 1 और वर्क 2 के बीच का रिलेशन दिखा रखा है मैंने। इसका वर्क 1 क्या है, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मतलब जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, गैस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और अगली कंडीशन क्या होगी, कंप्रेशन, जिसके अंदर हम वॉल्यूम को घटाएंगे प्रेशर को बढ़ाकर, तो यह वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो यह W2 हो रही है, W1। याद रखना, जब W1 अधिक होता है, जब एक्सपेंशन ज्यादा हो कंप्रेशन से, तो ये क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये सिस्टम वर्क डन कर रहा है, क्या कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। पर यदि बात करें कि अगर वर्क W2 ज्यादा हो जाए वर्क W1 से, है ना, मतलब कंप्रेशन अधिक हो और एक्सपेंशन कम हो, तो समझ लो कि वर्क डन ऑन सिस्टम, तुम सिस्टम पर तुम्हें काम कर रहे हो, अब तुम सिस्टम पर जोर लगा रहे हो। इस बात को याद रखना, है ना। W1 में एरिया बढ़ता है, W2 में एरिया घटता है, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है।
ओके, एक मिनट रुकिए जरा। तो बेटा ये थर्मोडायनेमिक लॉज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, नॉर्मल थ्योरी भी आ जाती है। तो सबसे पहला लॉ है जीरोथ लॉ, जीरो का लॉ हम बोलते हैं इसको, जीरो का लॉ। ये बोल रहा है कि भाई कोई दो सिस्टम है ए और बी, है ना, ए और बी। अब वो एक दूसरे से सेपरेट है। कैसे हैं? सेपरेट हैं, लेकिन हैं कैसे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में? याद रखना टेम्परेचर क्या है? सेम है, हीट, है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम ही तो पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम, एक पढ़ा था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में और भी, इसका मतलब हीट दोनों की क्या है, मतलब टेम्परेचर दोनों का क्या है? सेम है। और याद रखो कि वो तीसरे के भी इक्विलिब्रियम में, मतलब इस ए और सी और बी और सी ये भी आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम में। तो याद रखना ये तीनों की तीनों ही एक दूसरे के क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। मतलब ये सीधी सी बात ये हो गई कि भाई मैं ए हूं, मैं क्या हूं? ए हूं जो सी को जानता है। मैं ए हूं जो सी को जानता है, और जो सी है वो बी को जानता है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ हाँ जी, ए और बी दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। समझ गए ना? थोड़ा रीजनिंग वाला सिस्टम है कि यदि ए और बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उन्हें पता भी नहीं है कि वो सी के साथ भी है, तो ये तीनों ही आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। याद रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट तीनों की सेम है। अच्छा, ये इंसुलेटिंग वॉल का क्या मतलब है? कि भाई इनके बीच में कोई भी हीट का लेन देन नहीं। कंडक्टिंग वॉल मतलब इनके, इसके और इसके बीच में हो रहा है। ये एक कॉमन बंदा है जिससे ये जानते हैं, पर इसको नहीं जानते, पर फिर भी एक दूसरे को जानते हैं। और ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं। बस यही है जीरोथ लॉ। तीन सिस्टम के बीच में हीट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो इससे खैर कुछ मेजर आने वाला नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है बस। अब हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, पर क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? ना बन सकती, एक्सचेंज हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, रूप बदल सकती है। ठीक है, तो मान लो द एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये बोल रहा है भाई जितनी भी एनर्जी मैं किसी सिस्टम को दे रहा हूं, तो उस वो जो एनर्जी मैं किसी को दे रहा हूं वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। वो कहाँ जाएगी? उससे एक तो काम होगा, वर्क डन होगा उस पर, और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब तुम वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला भी इसमें ठोक के ये वाला फॉर्मूला बना सकते हो। मतलब चेंज एनर्जी गिवन इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी के चेंज प्लस में पी प्रेशर डॉट डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। चाहो तो इसका यूज कर लेना, जिस तरह का क्वेश्चन है, जो भी दे रखा हो। ये दे रखा हो वर्क डन तो वर्क डन लगा देना, नहीं दे रखा हो प्रेशर वॉल्यूम में दे रखा हो तो प्रेशर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना। सेम ही है, दोनों ईजी है। पर एक बात याद रखो, जरा जरा बहुत ध्यान से समझो इस बात को एक बार। बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। ये बात थोड़ी सी दिमाग में क्लियर हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा है। खुलिए ये, अरे अरे यार एक सेकंड रुकिए, हमारा तो स्टैंड ही, 2 मिनट पकड़ लो बेटा इसे, ठीक है। देखो अब जरा बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। मान लो भाई ये मैं यहाँ पतीला धर दिया मैंने ये गैस के ऊपर, और नीचे से गैस जला दी। अब इस पतीले में रखा हुआ है भाई कुछ सूप वूप डाल रखा है हमने गर्म होने के लिए, गर्म हो रहा है सूप वूप। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एनर्जी है क्या ये पूरी तरीके से इसके अंदर चली जाएगी? क्या जो मैंने आग लगाई है, ये नीचे जो स्टोव जलाया है, चूल्हा जलाया है, जो भी जलाया है, क्या इसकी पूरी ही पूरी हीट इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है? क्या सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर जा रही है और उसको गर्म करने में काम आ रही है? तो बोलोगे नहीं भैया रुक जाओ, छोड़ दो। तो बेटा सच तो ये है कि अगर तुम इस गैस के आसपास चले जाओ और हाथ ऐसे कर दो तो तुम अपने हाथों से गर्मी महसूस कर सकते हो ना? कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब हो कि हीट तो भाई इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है और अंदर भी जा रही है। तो पूरी एब्जॉर्ब तो नहीं हो रही ना। तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगी भाई, है ना। पूरी तरह से सही तो नहीं हो सकता, पर हाँ हम हर चीज को आइडियल लेके चलते हैं भाई। फिजिक्स में हर चीज को हम क्या मान के चलते हैं? आइडियल लेके चलते हैं। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसकी लिमिटेशन है कि एक तो भैया लिमिटेशन क्या है जो आ जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लिमिटेशन ये है कि भैया हमें नहीं पता कि हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन कहाँ है, ये बता नहीं पाता। एक्चुअली अभी हम पता लगा सकते हैं कि इतने एडवांस साइंस हो गई है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये नहीं पता लगा सकता, ठीक है। ओके, और ये भी नहीं बता पाता है जो हीट अंदर जाकर वर्क में कन्वर्ट हो रही है वो कंडीशंस क्या है, ये नहीं बता पाता, बहुत अनजान है, ठीक है। और ये हमें ये भी नहीं बता सकता
कि कितने देर तक और कब तक जो हमारी हीट है वो कन्वर्ट होती रहेगी वर्क डन में या मैकेनिकल वर्क में। बस ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है और इसके कुछ लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब इसी के साथ साथ हमें आज पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है, खैर ये दो अलग अलग लॉज में बटा हुआ है। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक ये बोल रहे हैं, जब उन्होंने सबसे पहले छुक रेलगाड़ी को देखा जो थॉमस एडिसन द्वारा बनाई गई थी, जो थी स्टीम इंजन वाली गाड़ी, तो उन्होंने बोला कि भैया कि जो इंजन है ये कंप्लीट हीट इनटू वर्क विदाउट लॉस। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी ऐसा इस दुनिया में इंजन बनाया जाए जो जितनी भी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच इंजन, ऐसा बना ही नहीं सकते जो जितनी भी हीट बना रहा है, जितनी भी ऊर्जा बना रहा है उसको काम में कन्वर्ट कर सके, वर्क में कन्वर्ट कर सके। कुछ ना कुछ हीट लॉस तो होगा ही। अब होगा ही भैया। अब मान लो मैं पतीला गर्म कर रहा हूँ चाय के नीचे जलाने के लिए, तो वो खाली चाय को थोड़ी ना गर्म कर रहा है, या पतीली में जो पानी रखा है उसे थोड़ी ना उबाल रहा है, वो तो बर्तन को भी गर्म कर रहा है। तुम उस पर हाथ भी सेक सकते हो। अब मैं कोई इंजन बना दूं बहुत सिक्योर करके, कुछ भी कर लो भाई, इंजन तो हीट मारेगा। तुम्हारी गाड़ी का इंजन, तुम्हारी बाइक का इंजन गर्म हो जाता नहीं हो जाता है चलने के बाद, तो हीट तो जनरेट होती है बाद में। तो हाँ भाई सही बोल रहे हैं, केल्विन प्लैंक बोल रहे हैं ऐसा इंजन बनाना नामुमकिन है जो हीट वो बना रहा है उसको कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे, लॉस ना करे। मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, अब इंजन हो चाहे कोई मशीन हो। फिर क्लॉसिस स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ लीजिए। क्लॉसिस स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, ये लोअर है बेटा, टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। मतलब ये बोल रहा है, देखो खैर हमें तो लो पता ही है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव होती है, ये इसका नेचुरल डायरेक्शन है। लेकिन अगर बोल रहे हैं तुमको इसको उल्टा बहाना हो, मतलब लोअर से हायर की तरफ लेकर जाना हो, तो ये अपने आप हो नहीं सकता। आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कोई एजेंट लगाना पड़ेगा, कोई मशीनरी यूज करनी पड़ेगी, जो भी करो, लेकिन ये नेचुरली नहीं हो सकता विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प और एक्सटर्नल एजेंट। तो क्लॉसिस ने जो बोला इस बात से तो हम एग्री करते हैं, ये बात हम पहले भी जानते थे, अब जी तुम्हारे नाम से मानने लगे। तो आप याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को मारो शेयर। कुछ और पूछना चाहते हो हेल्प के लिए वीडियो के नीचे कर सकते हो कमेंट। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए आप जाकर वहाँ पर जाकर सारे सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नाम विक्की सिंह, आप देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पर ये वीडियो। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम दा विक्की सिंह के नाम से, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और घुस जाओ। तो बच्चों अब उनको समझ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। खैर ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, पर फिर बताता हूं। जब हमारा जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब चेंज ना हो, चेंज ना हो, टेम्परेचर हमारा बना रहे उतना का उतना ही। तो आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हमारा टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा तो क्या निकलता है, टोटल कांस्टेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस याद रखना बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब हीट, सेम या सेम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ नेसेसरी कंडीशन दे रखी है कि भैया जो वॉल होती है कंटेनर की शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, जिस भी हो रहा है कंटेनर क्या है जिसमें कोई, अब सिस्टम था ना थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम में जो वॉल लगी हुई है जिस कंटेनर में वो कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग, मतलब आर पार जाने का साधन हो, ठीक। हाँ, अब एडियाबैटिक देखो, दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हीट ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस, हीट का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहां पर आपने देखा कि जैसे ये कंटेनर की वालती है क्या है, कंडक्टिंग, मतलब टेम्परेचर मूव कर, हीट मूव कर सकती है। लेकिन अब बोलोगे भैया अगर हीट मूव कर जाएगी तो फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो बेटा हीट मूव ही ऐसे हो रही है कि जितनी जा रही है उतनी ही आ रही है, और इसी वजह से वो बेटा कांस्टेंट बनी रहती है टेम्परेचर। उसके बाद बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, जिस प्रोसेस के अंदर हीट जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। इसका मतलब जो कंटेनर की वाल होगी वो कैसी होगी, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है, जो बिल्कुल भी हीट का ट्रांसफर होने ही ना दे, क्या होने ही ना दे। हाँ देखो बेटा, एडियाबैटिक रिलेशनशिप किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में,
ठीक है, तो ये है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। एडियाबैटिक का मतलब पता है क्या है? हीट कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये है T मल्टीप्लाई P, T और PF, ये क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एडियाबैटिक रिलेशनशिप बिटवीन T एंड V विच इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज T मल्टीप्लाई V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। चलो, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, नॉर्मल थ्योरी ज्यादा समझनी जरूरी है। देखो भाई, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो जब वर्क डन होगा उसका किस तरीके से एक्सप्रेशन निकलता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली बात तो याद दिला देता हूं, मैंने ग्राफ आपको पहले ही बताया था प्रेशर का और वॉल्यूम का। इसके अंदर जब मैंने आपको बताया था प्रोसेस, तो एरिया अंडर कर्व, इसके अंदर जो एरिया हम निकालते हैं वो होता है बेटा वर्क डन, ठीक है। जो क्या होता है, कोई फर्स्ट एक वॉल्यूम होगा, वो ट्रांसफर होकर दूसरी वॉल्यूम बन जाएगी। अब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप तो तुमको पता ही है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो अगर तुम प्रेशर को बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम घटता चला जाएगा, और नीचे की तरफ जाओगे उल्टा, अगर क्या करोगे, प्रेशर कम होता जाएगा तो तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो शुरुआती इनिशियल कुछ प्रेशर होगा, एंड में दूसरा प्रेशर कम होगा या सेकेंडरी प्रेशर होगा, इसी तरह से वॉल्यूम में भी वेरिएशन आएगा एज रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। तो जो वर्क डन निकलता है इन दोनों के बीच में, ये है बेटा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV, ठीक है। dV इज द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, P इज द प्रेशर, वो है तो फर्स्ट प्राइमरी वॉल्यूम एंड सेकेंडरी, मतलब पहली से दूसरी कंडीशन में जाना। अब क्या हो रहा है, चाहे तुम कम कर रहे हो चाहे तुम ज्यादा कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, बाकी नोट्स तो आपको मिल रहे हैं हाथों हाथ, ठीक है। अब एक मोल के लिए, एक मोल गैस के लिए अगर कोई एक्सप्रेशन निकाले इसका, एक मोल गैस के लिए, कितने के लिए, एक मोल गैस के लिए, कि भैया एक मोल के लिए बताओ, तो भाई तो हमने एक मोल ले लिया, एन की जगह ले लिया 1 मोल, एन होता है नंबर ऑफ मोल, तो PV इक्वल टू nRT होती है ना आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस ही क्यों लेते हैं भाई, क्योंकि हम हर चीज आइडियल लेके चलते हैं फिजिक्स में, ठीक है, साइंस में। तो यहाँ पर एन की जगह 1 हो गया, तो PV इक्वल टू RT लिख सकते हैं चुपचाप, तो PV इक्वल टू RT बाय V, ये हमारा जो वॉल्यूम है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। और अपना फिर फॉर्मुला, वर्क का फॉर्मुला लगा दिया हमने, P की जगह पे ये वाली, ये ना, हाँ, अब ये वाली वैल्यू लगा दी, उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया और हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई, ये रही RT 2.000 log 10 की वैल्यू V2 है V1। अच्छा, जिसको हाँ ये फॉर्मूले में लोगे, देखो जिस बंदे को, जिस बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आती है, ठीक है, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती है उसके लिए मैं इंटीग्रेशन की अपनी वीडियो का लिंक इस वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, और सीख लेना भाई। अगर इंटीग्रेशन नहीं आती है तो फॉर्मूला 10 बार भी रट लेना, जब क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा वहीं क्वेश्चन स्टक हो जाएगा। तो इसलिए आपको इंटीग्रेशन भी आनी चाहिए और डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए। 33 मिनट की वीडियो भी नहीं है यार, 33 मिनट की वीडियो भी नहीं है, और उसके अंदर इतना परफेक्ट हो जाओगे तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, तो तुम्हारा काफी काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब हमको नेक्स्ट चीज पढ़नी है, वर्क डन ड्यूरिंग आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। देखो एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, गैस के वॉल्यूम का बढ़ना, एक्सपेंड होना, गैस के वॉल्यूम का बढ़ना। और ये कब होगा, जब प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा। लेकिन कंडीशन क्या है भाई, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि हीट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगी, हीट रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। तो शुरुआती तुम्हारा मैं मान लेता हूं प्रेशर V1 और वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, और जो भी चेंज होने के बाद आएगा, जो एक्सपेंशन के बाद आएगा, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2, फाइनली मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला लगा लिया हमने, वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले के अंदर बस अपनी एडियाबैटिक एक्सप्रेशन पहले मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कैसा होता है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और इसका कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। जिसको आती है इंटीग्रेशन उसकी बल्ले बल्ले, और जिसे नहीं आती है वो वीडियो देख ले, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के स्टेप देखते जाओ, 1 बाय 1 स्टेप है ये, ठीक है। साथ में मैंने लगा भी रखा है कौन से स्टेप लग रहे हैं। अब बीच में आपको इंटीग्रेशन सिखाने लगे तो हो गया थर्मोफिल, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन सीख सकते हो आराम से, इंटीग्रेशन की वीडियो है मेरे पास और बहुत बढ़िया वीडियो है, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, वर्क डन अंडर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास आ गया कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो बेटा अभी हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, तो आप बोलोगे भैया चैप्टर इतनी देर से चालू हुआ पड़ा है,
और ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम आया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये सारी चीजें तुम्हें समझानी भी तो जरूरी थी कि ये हीट गिवन क्या है, ये इंटरनल एनर्जी क्या है, ये प्रेशर क्या है, ये वॉल्यूम क्या है, ये प्रोसेसेस अलग अलग कैसे हो रहे हैं, ये आइसोथर्मल क्या है, आइडियाबैटिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है, आइसोबारिक क्या है, ये सब कुछ बताना था, तभी तो तुमको यहां पर लाके पटकते। ठीक है, अब देखो जब तुमको सब कुछ बता दिया है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है अप्लाई टू आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे पहले तो जी वही अप्लाई होगा जहां पे आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। व्हाट इज आइसोकोरिक? भाई जो वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर प्रेशर में कुछ चेंज होगा तो वॉल्यूम तो झक मार के चेंज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो मेरा प्रोसेस है जो मैं शुरू से सीखता आया हूं कि जो भी मैं हीट दूंगा किसी भी सिस्टम को, तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, साथ साथ प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, या घटेगा, जो भी होगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, सेम मतलब आगे पीछे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक घटेगा एक बढ़ेगा। तो अगर मेरा यही जीरो हो गया वॉल्यूम तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जितनी भी हीट तुम दोगे वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाएगी। वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी। तो हीट गिवन विल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ओनली एंड ओनली। जब इंटरनल जो है हीट बढ़ेगी तो क्या, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा सिर्फ। ठीक है ना, बस। अगर मेरे को ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की, टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो मैं यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, बात खत्म हो गई। अब अगली चीज है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन साइक्लिक प्रोसेस। तो भाई मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोसेस होने के बाद दोबारा वापस आ सकता है। जैसे पानी तुमने गर्म किया, छोड़ दो, ठंडा हो जाएगा। दूध उबाला, छोड़ दो, दोबारा से कच्चा हो जाएगा? नहीं, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अभी खुश हो रहे थे तुम। देखो तो प्रोसेस तो वही है अपना, हीट गिवन, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन। ठीक है ना। अब भाई याद रखना साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। भाई लूज हो जाती है ना, यहां तक बढ़ी और वापस जाते हुए घट गई तो जीरो हो जाती है। तो ये जीरो हो गया तो क्या हो गया, जितनी भी हीट थी वो टोटल वर्क डन में खत्म हो गई जी। गए और आए जी, पूरे थक गए, खत्म। जितनी हीट दी थी पूरी कंज्यूम किसमें? टोटल वर्क डन में लग गई। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है भाई? एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत बहुत स्लो चले, इनफाइनाइटली स्लो, बहुत स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। याद रखना इस तरह के प्रोसेस में थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम क्या रहता है? मेंटेन रहता है, बहुत धीरे, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है भाई? कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो दोबारा से अपनी रिवर्स डायरेक्शन में किया जा सकता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है भाई? जिसको वापस नहीं लाया जा सकता, एक बार कर दिया तो कर दिया, दूध का पनीर बन गया तो बन गया, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस क्या है? इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वही है स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब शॉर्टकट में यहां लिख लो, 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जो तापमान चाहिए, जो सॉरी हीट चाहिए, ऊष्मा चाहिए, वही है मेरी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है। लेकिन याद रखना, बट फॉर गैस स्पेसिफिक हीट इज नॉट यूनिक और सिंगल वैल्यू। लेकिन बेटा ये यूनिक नहीं हो सकती, एक सिंगल वैल्यू नहीं हो सकती, ये प्रेशर पे और टेम्परेचर पर हमेशा डिपेंड करेगी। स्पेसिफिक हीट हमेशा किस पे डिपेंड करेगी? गैस के केस में उसके प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी ही करेगी। देखो बेटा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, जैसे कि मैंने बोला था गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि गैस भाई डिफरेंट बिहेव करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस होती हैं। एक आइडियल गैस है, एक नॉन आइडियल गैस है, अलग। तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दो ऐसी चीजें जिस पर डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट किसकी। भाई कंडीशन तो गिवन होगी, और वो तो क्वेश्चन होगा तो गिवन ही रहती है। देखो यहाँ पर लिखा है इफ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड सच दैट नो हीट इज एडेड। मतलब इसका मतलब क्या है कि गैस एकदम से कंप्रेस की गई, एकदम से उस पर प्रेशर डाल दिया गया। मान लो ये कोई पिस्टन है, उसमें प्रेशर डाल के गैस को दबा दिया गया, है ना, प्रेशर एकदम लेकिन कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। क्या हुआ? हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इस केस के अंदर हमारा स्पेसिफिक हीट होता है 0। क्या होता है? 0, क्योंकि हीट हमने दिया ही नहीं, हमने सिर्फ प्रेशर बढ़ाया, तो हीट गिवन इज 0। और फॉर्मूला जो है हमारा ये रहा, स्पेसिफिक हीट काउंट करने का फॉर्मूला है, स्पेसिफिक हीट काउंट करने का। C इज द स्पेसिफिक हीट, डेल्टा Q इज द हीट गिवन।
है ना, और अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, और ये मोल्स। चलो नीचे, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ऊपर तो 0 हो गया कंप्लीटली। ठीक है भाई, अब सेकंड कंडीशन देख लो। इफ गैस इज हीटेड, गैस हीट की जाए, गैस क्या हो, हीट की जाए, ठीक है, बट अलाउड टू एक्सपेंड, मतलब गैस को गर्म भी करें और वो एक्सपेंड भी हो सके, मतलब हमने पिस्टन ऊपर की तरफ ले गए, एक्सपेंड हो रही है गैस, हाँ वो मास है, सॉरी, ठीक है, वो एक्सपेंड हो रही है गैस। तो टेम्परेचर क्या है इस केस में हमारा, 0। तो अब यहाँ नीचे टेम्परेचर 0 हो गया, 0 होता है नीचे तो होता है इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट। हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये मास है, मैंने बोल दिया। देखो, इफ गैस इज हीटेड, मतलब ये थर्ड कंडीशन है, ऐसी एक फोर्थ कंडीशन है। तो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में तुम्हें स्पेसिफिक हीट की अलग अलग वैल्यू देखने को मिल रही है। सीधी सी बात ये है, इफ गैस इज हीटेड एंड एक्सपेंडेड बट स्टिल सम टेम्परेचर इज इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट भी क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली बार, इफ गैस इज हीटेड एंड एक्सपेंडेड बट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग या फॉलिंग, तो भाई टेम्परेचर नेगेटिव हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट तुम्हें नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है भाई, स्पेसिफिक हीट पूरी तरह से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट ही नजर आ रही है। तो इसीलिए कोई एग्जैक्टली फिक्स वैल्यू होना मुश्किल है और हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। ओके, देयर आर टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल जो स्पेसिफिक हीट है इसके दो प्रिंसिपल हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, अगला है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक हीट सी और कांस्टेंट प्रेशर मतलब पी, तो इसको हम बोल देते हैं सी पी। और अगर होगा स्पेसिफिक हीट सी एट कांस्टेंट प्रेशर वी, तो होगा सी वी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ये सेम टू सेम है, 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है वही है हमारा स्पेसिफिक हीट, लेकिन प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। सेकंड वाले में वही सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम को गर्म करने के लिए, 1 डिग्री गर्म करने के लिए जो हीट हमें चाहिए होगी वो स्पेसिफिक हीट है, लेकिन वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, हम ये सीपी जो है ना, कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट गिवन इज यूज्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय इट्स कांस्टेंट प्रेशर, हीट इज यूज्ड टू बी टू डू वर्क एंड रेज टेम्परेचर। याद रखना कि हमेशा बेटा, हमेशा कि हमारा सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है। चलो अगला देखो, अब सीपी और सीवी के बीच में एक रिलेशन है, तो ये है, इसको रिमेंबर रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो भाई, अगली चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों में से एक, हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन, इसको बहुत बहुत ध्यान से समझना। हीट इंजन क्या है, तो बेटा हीट इंजन का मतलब है, जैसे कि सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन जी ने जो बनाया था, हाँ क्या बनाया जी, कि अगर हीट मतलब कि सप्लाई करेंगे तो कोई वो वर्क करेगा। सीधी सी बात, अरे अपना कोल इंजन नहीं था, छुक छुक रेलगाड़ी का इंजन नहीं था, ये सब हीट इंजन है, जो तुम्हारी गाड़ियां आज चलती हैं सब हीट इंजन है, ठीक है। हीट इंजन का मतलब होता है बेटा, हीट का इस्तेमाल करके, हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके वो काम करता है, ठीक। अब इसके अंदर कुछ चीजें समझ लो। एक तो होता है बेटा, इट डिवाइस कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब हीट का इस्तेमाल करके पहियों का चलना और प्रतिदिन के काम होना, मशीनरी का चलना, यही है। सबसे पहला एग्जांपल और बड़ा एग्जांपल स्टीम इंजन है, सबसे बड़ा एग्जांपल, हाँ स्टीम इंजन है, ठीक है। चलो इसके अंदर बेटा एक होता है बीच में इंजन, एक ऊपर होता है सोर्स और नीचे होता है सिंक। क्या होता है, सिंक। सिंक का टेम्परेचर हमेशा होता है कम, सोर्स का हमेशा होता है ज्यादा, और हीट इंजन क्या है, जहां पर होता है काम, ठीक है। तो सोर्स का मतलब समझ लो कि भाई एकदम मैंने यहां से हीट इंजन में पेट्रोल या कोयला वगैरह डला हुआ है जो लगातार जल रहा है, क्या हो रहा है, लगातार जल रहा है, और जो उसके पास बहुत टेम्परेचर है, बहुत हीट है, सॉरी बहुत हीट है उसके पास, उस थर्मल एनर्जी को खींचेगा इंजन। इंजन के अंदर क्या लगी होंगी, पिस्टन्स लगी होती हैं। पिस्टन क्या करती हैं, आपने कभी ऐड वगैरह देखा होगा इंजन ऑयल वगैरह, तो उसमें क्या होता है, कुछ पिस्टन लगी होती हैं, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही होती है ना, ऊपर नीचे, तो वो दिखाता है कि इंजन काम कर रहा है, ऐसा होता है कि इंजन काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जब ये हीट अंदर जाती है तो इंजन काम करता है, फिर उस गति से चाहे हम पहिया चला लें, चाहे हवाई जहाज उड़ा लें, जो मन करे वो कर लें।
कोई नहीं, मैं चेक करता हूँ बेटा अभी, है ना, इसको कंप्लीट करके फिर चेक करता हूँ। तो बेटा ये है हमारा Q1 जो सोर्स से एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। ये हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स, सोर्स जला, हीट यहां से आई, इंजन में गई, इंजन ने काम किया और फिर कुछ बची हुई हीट, बेटा इंजन जो है वो सारी हीट को काम में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कुछ लॉस करता है, बहुत लॉस करता है, थोड़ा नहीं काफी लॉस होता है। एक आइडियल इंजन नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। ऐसा एक इंजन हम आगे पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन, जो एक थ्योरेटिकल इंजन है जो कि इस बेसिस पे काम कर रहा है कि हम हीट को लॉस ही नहीं होने देंगे, जितनी भी हीट सोर्स से खींची जाएगी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी 100% एफिशिएंसी। खैर ऐसा होना संभव नहीं है, वो थ्योरी में ही है, वो थ्योरी में है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। कार्नोट इंजन थोड़ा सा है, उसका इंट्रो है। तो सोर्स से एनर्जी गई, हीट इंजन के पास गई, हीट इंजन ने उसका काम कर लिया, बची हुई हीट सिंक में चली गई, मतलब आगे इन्वायरमेंट में या वेस्ट में चली गई। हमेशा यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, और इनफाइनाइट कैपेसिटी है भाई, जितनी मर्जी हीट उसमें तुम डाल सकते हो। लो से हायर की तरफ मूव करेगी, हायर से लो की तो खुद देख लो ना, हायर से लोअर की तरफ मूव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो हायर से लोअर टेम्परेचर, सिंक होता ही लोअर टेम्परेचर है, सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इंजन ये है सीधा वर्किंग, ये क्या है, सीधा वर्किंग। अभी हम एक उल्टा वर्किंग पढ़ेंगे फ्रिज का, फ्रिज उल्टा काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो भाई उल्टा ही काम करेगा, वो सिंक से सोर्स पे जाएगा, वो सिंक से सोर्स की तरफ जाता है, वो काम ही उल्टा करता है। मैं बताता हूँ कैसे काम उल्टा करता है, पहले हम इंजन को ढंग से समझ लें तो अच्छा रहेगा। अब आपको पता है भाई Q1 हीट जो ली, जो ज्यादा है, Q2 हीट जो कि दी, जो कि ऑलवेज सी बात है कम होगी, क्योंकि यूज हो चुका है कुछ काम वर्क में। तो वर्क क्या होगा भाई, इस बड़ी वाली वर्क की, अच्छा अब मैं बोलूंगा भैया कितना यूज किया है हीट का, तो तुम बोलोगे भैया जितनी हीट आई और जितनी चली गई उसमें से दोनों को माइनस कर लो, पता चल जाएगा इस हीट इंजन ने कितना यूज किया होगा। तो बड़ी वाली हीट Q1 और गई हुई हीट Q2 को आपस में मैंने डिलीट किया, तो वर्क डन मुझे निकल कर आ गया, पता चल गया भैया इंजन ने कितनी हीट को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। बेटा हमको पढ़ना है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसका मतलब है कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है मैं समझाऊं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई कितनी हीट ले रहा है और उसको कितना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और वेस्ट कितना कर रहा है। जो ज्यादा वेस्ट करेगा वो इंजन एफिशिएंट नहीं है, हाँ, और जो कम हीट को वेस्ट करेगा वो एफिशिएंट है। वेस्ट तो सब करेंगे, सिंक में तो सब डालेंगे, लेकिन कुछ इंजन कम डालते हैं, कुछ इंजन ज्यादा डालते हैं। बोलते हैं एवरेज कौन सा अच्छा दे रहा है, तो कोई 1 लीटर पेट्रोल में कितना अधिक चल सकता है, सीधी सी बात। तो समझ लो कोई 50 चल रहा है और दूसरा कोई व्हीकल 30 चल रहा है, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन है, जो 50 चल रहा है, ठीक है, बस वही है। तो इसका बेटा निकालने का फॉर्मूला है ईटा इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में हीट ऑब्जर्व। कितनी हीट ऑब्जर्व करी वो Q1 है हमें पता है, और वर्क डन Q1 माइनस Q2 है, अभी हम पीछे देख कर आए हैं, Q1 माइनस Q2 है, बस ऊपर नीचे रखा और हमने एक फॉर्मूला निकाल के रख लिया, है ना। Q1 के टेम्परेचर 1, Q2 के टेम्परेचर 2, फॉर्मूला निकल कर आया ईटा इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन में T1। एक एग्जैक्टिव वैल्यू भी निकालते हैं लोग, पर इसको इतना ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि हर इंजन की तुम इस पे कैसे निकाल लोगे एक फिक्स वैल्यू, बताओ तो, है ना। ईटा की अगर तुम बोल रहे हो एक फिक्स वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई तुम्हें क्या पता तुम कौन से इंजन की बात कर रहे हो, और हर इंजन की एफिशिएंसी ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है। अब हमें पढ़ना है भाई रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, इसे क्यों बोलते हैं भाई हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का सीधा सा एक काम समझ लेना, हीट इंजन से उल्टा काम करता है, बिल्कुल उल्टा काम करता है। वो क्या करेगा भाई, सोर्स से, हीट इंजन क्या करता है, सोर्स से एनर्जी लेता है, सिंक में डाल देता है। ये बंदा सिंक से एनर्जी लेकर सोर्स में डाल देता है, मतलब उल्टा काम कर रहा है सीधा। ये क्या करता है, मान लो ये तुम्हारा फ्रिज है, इस फ्रिज के अंदर तुमने पानी रख दिया, पानी रखते हो तुम, ये मैंने बाल्टी तो ज्यादा बड़ी हो गई, एक कटोरे में पानी रख दिया, अब उसको गेट को बंद कर दिया, अब धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, काफी ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रिज क्या करता है, हीट पंप कर कर बाहर फेंकता है। इसका मतलब इसकी हीट निकालेगा। मान लो जो मैंने पानी रखा है इसका टेम्परेचर है, बहुत गर्मी पड़ रही है 20 डिग्री सेल्सियस, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। उस 20 डिग्री सेल्सियस को क्या किया इसने, हीट को खींच खींच के इस पंप ने बाहर निकाल दिया। अब इस उल्टे काम को तो नॉर्मली किया नहीं जा सकता, टेम्परेचर हाई से कभी लो की तरफ जा, वो लो से कभी हाई की तरफ जाता है क्या। अब गर्मियों के टाइम पे बेटा बाहर का टेम्परेचर तो ज्यादा ही होगा, 30 से तो हमेशा प्लस ही रहता है ना। तो ये लो टेम्परेचर से हाई की तरफ तुम जा रहे हो, इसका मतलब लो टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, सिंक, और हाई टेम्परेचर होता है तुम्हारा सोर्स। तो तुम सिंक से सोर्स की तरफ जा रहे हो, तो ये उल्टा काम तो नेचुरली करती नहीं है, टेम्परेचर ऐसे मूव ही नहीं करता। तो इसके लिए तुमको एक मशीनरी लगती है जिसका नाम है कंप्रेसर। जो
उसके अंदर एक फ्रीऑन्स नाम की गैस भरी जाती है जो इस काम को करने में मदद करती है। ये गैस ही इस पूरे चैम्बर में घूमती है और इस हीट को एब्जॉर्ब करती है, खींचती है और बाहर फेंकते हैं। ये गर्मी फेंकता है बाहर की तरफ, तो ये हीट पंप हो गया। सिर्फ को पूरा उल्टा काम कर रहा है। अब ये हो गया हमारा जो Q1 है, Q1 तो Q1 ही है और Q2 Q2 है, लेकिन काम हो रहा है उल्टा। अब यहाँ पर समझ लो कि जो सोर्स से एनर्जी आती थी वो अधिक होती थी और सिंक में जाती थी वो कम होती थी। अब जो सिंक से एनर्जी आ रही है वो ज्यादा है, हाँ, और सोर्स में जो जा रही है वो कम है। तो यहाँ पर बेटा बिल्कुल उल्टा हो गया। तो वर्क डन हमारा Q1 माइनस Q2 और यहाँ पर क्या वर्क डन Q2 माइनस Q1। तो ये नेगेटिव वर्क डन है। कैसा है? नेगेटिव वर्क डन है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है रेफ्रिजरेटर के अंदर। ठीक है बेटा, इजी है। ठीक है भाई। अब कोई बोले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब है रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस निकालने का कोफिशिएंट, तो वो है हमारा बीटा। और बीटा का मतलब क्या है? कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की गई। भैया जो फ्रिज जितना ज्यादा चीज को ठंडा करेगा वो उतना ज्यादा बढ़िया होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बढ़िया होगी। और जो जितना कम करेगा, इसका मतलब हीट कम खींच पा रहा है सामान से, तो उसका मतलब कम ठंडा करेगा, वो बेकार फ्रिज है, परफॉर्मेंस कम है। तो हीट कितनी एक्सट्रैक्ट करेगा वो कितना वर्क डन हो रहा है, बस। तो हीट खींचना है Q2 क्योंकि सिंक से आ रही है, और वर्क डन क्या होता है Q1 माइनस Q2 इस वाले केस के अंदर, है ना। तो इसका Q2 माइनस Q1 है। इसका क्या है? हाँ, इसका नेगेटिव वर्क डन है Q2 माइनस Q1। ठीक है, इसके अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है T2 अपॉन में T1 माइनस 2। बस खत्म हो गया। अब कोई हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच में, मतलब इसकी एफिशिएंसी और हीट इंजन की एफिशिएंसी के बीच का रिलेशन मांगे, तो मतलब बीटा और ईटा के बीच का रिलेशन, तो ये है जी बीटा और ईटा का रिलेशन। बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय ईटा। ये है जी बीटा और ईटा, रेफ्रिजरेटर और इंजन के बीच का रिलेशनशिप। हाँ, अब बेटा एक चीज लास्ट हमें पढ़नी है, कार्नोट इंजन। तो इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस समझना है क्या। कार्नोट नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि भैया मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जो इस दुनिया में नहीं हुआ, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक ऐसा इंजन बनाना जो बिल्कुल भी एनर्जी को लॉस ही ना करे, टोटल को वर्क में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, 100% एफिशिएंट इंजन बना सकता हूँ। तो थियोरेटिकली तो बन गया, लेकिन फिजिकली नहीं बना। थियोरेटिकली रहेगा ये, फिजिकली थोड़ा सा मुश्किल है हमारे फिजिकल वर्ल्ड में। इसके अंदर क्या है? 3 पिस्टन है, 1 2 3 पिस्टन। पहली पिस्टन में इसने बोला कि इसमें जो भाई जब कंप्रेशन होगा तो वाल क्या होंगी, इसकी परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल होंगी, मतलब हीट बिल्कुल भी बाहर ना जा पाए। जब ये दबे तो हीट बाहर ना जा पाए। लेकिन जो नीचे का जो इसका ये पैड है, ये क्या है? ये कंडक्टिंग है, यहां से कंडक्टेंस हो पाए। हाँ, इसका ठीक उल्टा इसके अंदर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वर्क डन उतना ही हो रहा है जितनी की हीट दी जा रही है। अगला क्या होगा? अगले के अंदर जो होगा वो इंसुलेटिंग पैड बनेगा। कैसे बनेगा? इसके नीचे वाला इंसुलेटिंग, इसमें नहीं हो सकता। हाँ, हीट ट्रांसफर नहीं होगी इसमें, और दबानी चाहिए पिस्टन दबी। हाँ, तो वो तो दिख ही रहा है, सीधी सी बात है भाई। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया? आइसोथर्मल। वेरी गुड। अब इसके अंदर वर्क डन हो गया, ठीक है। ये इंसुलेटिंग है सोर्स, अब ये दबा। नेक्स्ट क्या होगी? सिंक, और उसमें और ज्यादा दबेगी। जो और ज्यादा दबेगी तो इसके अंदर क्या है भाई? हीट बाहर निकाल ली जाएगी। जो हीट टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है, जो बढ़ रहा है, वो एक्स्ट्रा निकाल लिया जाएगा। मतलब पहला वाला और लास्ट वाले की हीट एकदम समान हो जाएगी, सेम, नो वेस्ट। क्या होगा? नो वेस्ट। तो वर्क डन क्या है इसका? नेगेटिव Q2, फर्स्ट वाले का Q1 और ये Q2, और ये है भाई कार्नोट इंजन का ग्राफ, तीनों पिस्टनों का, चौथे का। ये आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, सारा का सारा इसके अंदर टोटल प्रोसेस दिखा रखा है। ये रहा तुम्हारे सामने, बस खत्म हो गया। कार्नोट इंजन इज अ थियोरेटिकल इंजन व्हिच क्लेम्स 100% एफिशिएंसी। नहीं है भाई, नहीं है। आप अगर अपने फोन को भी चार्ज करते हो तो जितनी 100% चार्ज करते हो वो पूरी की पूरी थोड़ी ना तुम्हारे को एफिशिएंसी देता है। फोन भी तो गर्म होता है, हीट होता है, उसमें भी तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब गैस का एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो और हीट ट्रांसफर हो। तो बेटा ये फॉर्मूला है, NRT लोग, मैं सबको बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन सीख लेना एक बार। अब वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक का मतलब हीट ट्रांसफर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये रिलेशनशिप है। फिर अगला वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल मतलब कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन हो, दबे लेकिन टेम्परेचर सेम रहे, ये रहा।
और वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक मतलब हीट, बिल्कुल भी ट्रांसफर नो, ये रहा। अब नेट वर्क डन पूछे, कोई बोले भाई टोटल वर्क डन निकालो, तो टोटल यह है वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस, ठीक है। तो यह W1 और W2 गैस के ऊपर काम, और दूसरा होता है जब वो उल्टा चलता है, पिस्टन जब दबता है तो वर्क होता है ऊपर, और जब पिस्टन ऊपर चला जाता है तो होता है वर्क गैस, गैस उल्टा काम प्रेशर लगाती है। तो ये हो गया W3 प्लस W4, बस खत्म। एरिया अंडर ग्राफ ही होता है हमेशा। नेगेटिव याद रखना पड़ेगा वर्क डन, नहीं या मतलब ये फॉर्मूला तो बेटा एज इट इज याद ही रखना, मतलब सबके वर्क डन नेगेटिव तो हाँ ये तो ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई सब्सक्राइब मार देना, ये नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कमेंट कर देना नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।